चलिए जी। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है एजुकेटर्स प्लस के इस प्लेटफॉर्म पर। दिस इज संस्कृति और स्टार्ट करते हैं हमारी अल्ट्रा मैराथन सीरीज का एक और बहुत शानदार सा सेशन, एक और बहुत शानदार सा अध्याय। अब क्लास स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि मैं आपको बढ़िया से ऑडिबल और एचडी में विजिबल हूं या नहीं। इसके बाद फिर हम अपनी अल्ट्रा मैराथन को स्टार्ट करेंगे। जल्दी से सारे बच्चे अपनी हाजिरी भी भैया यहाँ पर लगा दिया करो कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में, सो दैट मुझे पता चल जाए कि कौन कौन आ रहा है हमारी क्लास में। और अल्ट्रा मैराथन की जो सीरीज चल रही है वो तब तक चलेगी जब तक आपके फाइनली जो 4th फेज के यूजीसी एनटीए नेट के एग्जाम नहीं हो जाते, तब तक ये पूरी की पूरी सीरीज चलेगी। बट डिस्क्लेमर ये है कि आपके अभी बहुत सारे और एग्जाम्स होने हैं। जाकर के जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, तब तक हम कुछ बातें कर लेते हैं। मैं बार बार बता रही हूँ और जो नए बच्चे हैं वो फिर से सुन लीजिए, या जो बच्चे इस क्लास को बाद में देखेंगे वो सुन लेंगे कि आपके कई सारे स्टेट्स के सेट के एग्जाम होने हैं ना। मेन जो मुझे याद है राजस्थान सेट एंड मध्य प्रदेश सेट होना है अभी, है ना जी। और इसके साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफ के कई सारे एग्जाम होने हैं। कई सारे स्टेट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम होने हैं। मध्य प्रदेश है उसमें, और देन आपका उत्तर प्रदेश है, हरियाणा का भी एक नोटिफिकेशन टाइप का निकला है, और भी कई स्टेट्स के, कई राज्यों के असिस्टेंट प्रोफ के एग्जाम आ सकते हैं। विद दैट तुम्हारा नेट का एग्जाम होगा जो कि तुम्हारे पीएचडी के लिए है ना। इतनी सारी जद्दोजहद जो नेट जेआरएफ की है वो किसके लिए बच्चे? मेजरली पीएचडी या फिर असिस्टेंट प्रोफ क्वालिफाई करने के लिए, है ना। तो इन सारे एग्जाम्स में भी ये जो हम पेपर 1 पढ़ रहे हैं, पेपर 1 की अल्ट्रा मैराथन चल रही है, या आगे भी पेपर 1 का जो भी कंटेंट आप तक पहुंचाया जाएगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, दैट मीन्स एजुकेटर्स प्लस के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, वो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो प्लीज इस तरीके से कतई मत समझिएगा कि क्या है सिर्फ नेट जेआरएफ हो गया, मेरा एग्जाम तो हो गया मैम, अब मुझे ये सेशन क्यों देखना है, मैं क्यों देखूं। ठीक है ना, तो बता दिया भैया स्कोप की इस सेशन के क्या क्या स्कोप है और इस सेशन आपको कहाँ कहाँ पर मदद करने वाला है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को शानदार तरीके से। क्लासेस की टाइमिंग भैया अपने सुबह 10 बजे होती है, क्योंकि आपके एग्जाम्स चल रहे हैं इसलिए हम कंटिन्यू रेगुलरली क्लास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो बोर्ड पर लगाएं आज का पहला प्रश्न। ये रहा बोर्ड पर आज का पहला प्रश्न, बताएं। अरे वाह, असर्शन रीजन का ही पहला प्रश्न आ गया है। एनटीए का बड़ा ही फेवरेट प्रश्न होता है, बड़ा ही फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जहां पे एनटीए ट्राइज टू आस्क क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ असर्शन रीजन या फिर स्टेटमेंट, है ना। तो बताइए, बताएं जल्दी से। असर्शन कह रहा है कि नदियों पर बड़े बांध नदी बाढ़ के मैदान में भूमि क्षेत्रों की उर्वरता को कम करते हैं, और रीजन इज सेइंग डैम्स रिड्यूस द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट ओवर लैंड एरियाज इन द रिवर फ्लड प्लेन्स। ठीक है, तो जो बड़े बड़े डैम्स बन जाते हैं उसके कारण क्या उस जगह के आसपास की जो फर्टिलिटी है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। बताइए, लाइक में और शेयर में कंजूसी मत करना यार, ठीक है। बनिया मैं भी हूं, जब मैं पढ़ाने में कंजूसी नहीं करती हूँ तो फिर तुम लोग क्यों कंजूसी कर रहे हो? आपकी संस्कृति मैम भी बनी आए है ना, और अगर मैं पढ़ाने में कंजूसी नहीं कर रही हूँ तो आप लाइक शेयर में कंजूसी मत करिए। चलिए बताएं जी, ऑप्शन ए बी सी, ऑप्शन 1 2 3 या फिर ऑप्शन 4। चलिए देखिए इस प्रश्न का, इस क्वेश्चन का सही जवाब वेरी गुड ऑप्शन नंबर 1 होगा। बोथ ही स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड ऑप्शन स्टेटमेंट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कैसे? बिकॉज लगा करके देख लेते हैं कि हाँ, large dams or river tend to reduce the fertility of land areas in the river flooded plains। जो बड़े बड़े डैम है वो रिवर फ्लडेड प्लेन्स जो होते हैं वहां की उस लैंड की फर्टिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं। क्यों डिक्रीज कर देते हैं? क्योंकि डैम्स जो है वो सिल्ट जो डिपॉजिट होती है उस एरिया में, जिसके कारण की लैंड की फर्टिलिटी बढ़ती है, लैंड फर्टाइल होता है, उस डिपोजिशन के प्रोसेस को स्लो कर देता है। ठीक है ना, जो सिल्ट का डिपोजिशन है उसे कम कर देता है। ठीक है, बढ़ते हैं फटाक से अपने अगले प्रश्न की ओर 500 की तेजी में। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, विश्व के वनों के निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? विश्व के वनों से संबंधित
संबंधित कौन से कथन सही हैं आपने बताना है। वर्ल्ड फॉरेस्ट से रिलेटेड मैं बोर्ड से थोड़ा सा हट जाती हूँ, ठीक है, ताकि आपको पूरी स्क्रीन मिले और आप आराम से क्वेश्चन का जवाब देख पाए, ठीक है। बताइए, फॉरेस्ट एक्ट एज अ ह्यूज कार्बन सिंक। कार्बन सिंक समझते हो? कार्बन सिंक समझते हो? ये शब्द समझते हो? बहुत ही ट्रेंडिंग वर्ड है ये कार्बन सिंक। कार्बन सिंक का मतलब होता है कि एक सिंक समझते हो ना, घर पे जो सिंक होती है, सिंक का क्या मतलब होता है कि जिसमें सारी चीजें सिंक होकर के निकल जाती हैं, है ना। जैसे बर्तन जब आप धोते हो तो कहाँ पे धोते हो? आप सिंक में धोते हो, है ना। तो वहां से क्या है, पूरा पानी फिर बह करके निकल जाता है सिंक के थ्रू। तो कार्बन सिंक का क्या मतलब हुआ कि जो फॉरेस्ट है, जो पूरे विश्व में कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है, उसके एक बहुत बड़े सिंक की तरह काम करता है कि पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं, उसको ले लेते हैं और फिर दुनिया को ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, मोस्ट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट आर कंसंट्रेटेड इन दी सब ट्रॉपिकल बेल्ट इन नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर। फॉरेस्ट आर होम टू मच ऑफ वर्ल्ड्स डाइवर्सिटी। मॉइस्चर रिलीज फ्रॉम फॉरेस्ट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू रेनफॉल। बताएं क्या सही जवाब होगा? क्या सही जवाब है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 3 बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट डी बिल्कुल सही है। ए सही है, सी सही है, डी सही है, लेकिन सब ट्रॉपिकल नहीं, ट्रॉपिकल रीजन में भी, ट्रॉपिकल रीजन जो है इक्वेटर के आसपास का जो रीजन है वहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये वाला जो पूरा रीजन है, यहाँ पर भी आपको बहुत ह्यूज बायोडाइवर्सिटी देखने के लिए मिलेगी, है ना। जैसे जैसे आप पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ठंडा इलाका ज़्यादा बढ़ता जाता है, वहाँ पे फिर आपको उतना लेवल का बायोडाइवर्सिटी या वेजिटेशन नहीं देखने के लिए मिलता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जी, ओजोन लेयर से संबंधित प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित प्रश्न है, बताएं। स्टेटमेंट 1 ओजोन लेयर के बारे में पूछ रहा है, स्टेटमेंट 2 जो है वो किसके बारे में पूछ रहा है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में कह रहा है कि स्टेटमेंट 2 कह रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एनविसेज्ड, एम नहीं है वो। चलिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एनविसेज्ड 50% रिडक्शन इन द यूज ऑफ CFCs chlorofluorocarbon in the developed countries by 1998 with reference to the 1986 consumption level। बताइए, ठीक है, ओके, चलो। देखो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। क्यों ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है? क्योंकि स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है। स्टेटमेंट 1 ऐसे गलत है कि 1987 में तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन किया गया था, 1987 में तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, ठीक है। तो 1987 में जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, जो कि ओजोन डिप्लीशन की ही बात करता है बच्चे, तो ओजोन डिप्लीशन के बारे में कुछ समय पहले पता चल गया होगा ना, तभी तो उस पर फिर पूरी रिसर्च हुई, फिर एक प्रोटोकॉल बनाया गया, फिर सारे देश को मनाया गया, फिर ये सारी चीजें हुई, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है एंड स्टेटमेंट 2 जो है वो बिल्कुल सही है। अब स्टेटमेंट 2 सही है तो स्टेटमेंट 2 याद रखना कि क्या कहता है, कब क्या करना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हिसाब से 50% रिडक्शन CFCs के यूज में, कब क्या, ये सारी चीजें याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आप सभी से तेजी में, है ना, क्योंकि अल्ट्रा मैराथन है, तेजी में थोड़े से क्वेश्चन लगाएंगे। हाँ जी, निम्नलिखित में से किस पुस्तक ने DDT, है ना, DDT जो है उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में जागरूकता पैदा की, जिसके कारण अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका में इस रसायन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो एक किताब है, बहुत 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 फेमस किताब है, उस किताब ने क्या किया था, DDT नाम का क्या है, एक केमिकल है, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में बात करी थी। और उसके बाद क्या हुआ था, इस किताब और इस किताब में की गई रिसर्च वगैरह बातों के रिविलेशन के बाद USA में DDT पर अल्टीमेटली बैन लगा दिया गया था। बताइए किताब का नाम क्या है? साइलेंट स्प्रिंग, अर्थ इन द बैलेंस, एनिमल फार्म, या फिर अ सैड कंट्री एल्मेनाक।
बताएं, ABC 1 2 3 या 4? 1 2 3 या 4? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, पॉलिटिकल साइंस वालों। साइलेंट स्प्रिंग नाम की किताब किसने लिखी है, बताओ जल्दी से। इकोलॉजिज्म में हम पढ़ते हैं इस किताब का नाम, जल्दी से बताइए। देखो जरा मैं कौन इस किताब का लेखक का नाम बता सकता है, जल्दी से बताएंगे। चल, इस किताब के लेखक का नाम है रेचल कार्सन, ठीक है, रेचल कार्सन नाम है। उन्होंने ये किताब लिखी थी। अब ये किताब किसके बारे में है, डीडीटी के हार्मफुल इम्पैक्ट्स के बारे में। तो एक बात से देखो, एक बात से बहुत सारी तूल की बातें निकलती है, मतलब कि एक बात से 5 बातें निकलती हैं, 75 बातें निकलती हैं। क्योंकि आप बहुत बड़े स्टूडेंट्स हो, आप बहुत अपर लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इसलिए हर चीज़ का बैकग्राउंड अगर खुद से नहीं भी पढ़ते बन रहा है तो कहीं से अगर पता करते बन रहा है, ठीक है, या कहीं से पढ़ करके पता चल रहा है तो उसे थोड़ा सा दिमाग में रखा करो, ठीक है। यूपीएससी की बात अलग है, बाकी सारी चीज़ों की बात अलग है, और असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर पीएचडी की बात बहुत अलग हो जाती है। ये एकेडमिक एग्जाम है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है क्या, बताइए। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, टू क्वालिफाई एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट होते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मतलब क्या है कि एक ऐसी जगह जहां पर आपको बहुत लेवल पर बायोडाइवर्सिटी देखने मिल रही है, कई प्रकार के स्पीशीज वगैरह, और स्पीशीज ऑफ एनिमल, स्पीशीज ऑफ बर्ड, फ्लोरा एंड फौना देखने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में मिल रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं। अच्छा, अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपने बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। चल, बताएं। बताएं, जल्दी से बताएं। हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में बेटे, तुम्हारे वाईफाई का हॉटस्पॉट नहीं है, याद रखिएगा, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, बोथ दी स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है? फर्स्ट स्टेटमेंट में थोड़ा सा फिगर में क्या किया है, एनटीए ने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करी है। 1500 लगभग एक जगह को आप तब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलते हो जब उस जगह पर लगभग क्या है, एटलीस्ट 1500 स्पीशीज ऑफ वस्कुलर प्लांट्स मिलते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ किसी जगह को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट तब बोलेंगे जब वहां पर 30% और लेस उस जगह पर जो वेजिटेशन है वो वहां का ओरिजिनल वेजिटेशन होगा, ठीक है। तो ये 2 फिगर है, याद रख लीजिएगा। आप देखो एनटीए ने क्या किया है, लिख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। एनटीए ने एक चीज करी है, बहुत डेटा ड्रिवन क्वेश्चन एनटीए पूछ रहा है। जहां पर भी डेटा है, जहां पर भी परसेंटेज है, वहां पे इस तरीके के क्वेश्चन एनटीए बहुत पूछ रहा है। तो इन सारी चीजों का ध्यान में रखते हुए आप अपनी प्रिपरेशन करिएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए जल्दी से। अगला प्रश्न कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्रेश वाटर। मतलब कि कहां पर किस स्थान पर सबसे ज्यादा जो फ्रेश वाटर है लिक्विड फॉर्म में, याद रखिएगा, है ना, लिक्विड फॉर्म में सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर कहाँ पर अवेलेबल होता है, रिवर्स में, ग्राउंड वाटर में, फ्रेश वाटर की जो लेक्स हैं, झीलें हैं वहां पर, या फिर वेटलैंड्स में, कहाँ पर, बताइए। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करती, अगर एक शब्द नहीं लिखती, लिक्विड फ्रेश वाटर ना लिखती, लिक्विड को बस क्या कर देती, गायब कर देती, है ना, तो शायद यहाँ पर एक ऑप्शन और जुड़ जाता, वो क्या होता, ग्लेशियर्स, राइट। लेकिन अगर लिक्विड फॉर्म लिखा हुआ है तो उस हिसाब से सही जवाब क्या होगा, ग्राउंड वाटर। सबसे बड़ा परसेंटेज ऑफ लिक्विड फ्रेश वाटर जो है वो कहाँ से मिलता है भैया, कहाँ पर है, ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड है, ठीक है ना, अंडर द अर्थ, अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। उम्मीद करती हूँ आपको प्रश्न बढ़िया लग रहे हैं, उनके एक्सप्लेनेशन बढ़िया लग रहे हैं। अल्ट्रा मैराथन की बाकी क्लासेस भी हैं, बच्चे बहुत सारी हैं। आई थिंक दिस इज प्रोबेबली द 7th और 8th पार्ट
अल्ट्रा मैराथन का, तो बाकी पार्ट्स भी देख लीजिएगा 1.2x करके 1.25 1.5x करके, ठीक है। जैसे भी देखना है देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आइडेंटिफाई द फीचर्स एसोसिएटेड विथ क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है ना। तो आपने बताना है कि क्योटो प्रोटोकॉल से जुड़ी विशेषताओं को पहचानिए। हैवियर बर्डन ऑन डेवलप्ड कंट्रीज टू कट डाउन ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ठीक है। इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग की बात करी गई क्या क्योटो प्रोटोकॉल के माध्यम से? नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करी गई क्या? और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की बात, किन चीजों की बात करी गई है क्योटो प्रोटोकॉल के माध्यम से? बताएं। ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर, बताइए जी। चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, राइट। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन की बात क्योटो प्रोटोकॉल में नहीं करी गई है, बाकी सारी चीजों की बातें क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित हैं। क्योटो कहाँ पर है? क्योटो जापान में है, ठीक है। क्योटो कहाँ है? जापान में है। और अभी मैं रिसेंटली एक कंटेंट देख रही थी, उसमें मुझे पता चला कि क्योटो, क्योंकि क्योटो हिस्टोरिकली बहुत इम्पोर्टेंट है जापान के लिए, ऑफ कोर्स पूरे वर्ल्ड के लिए, तो उस जगह को, उस पूरे शहर की हेरिटेज को कंजर्व करने के लिए क्या किया गया है, अलग अलग तरीके से बिल्डिंग के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं और एडवर्टीजमेंट आप देखो, बैनर्स लगे होते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, तो उस पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो यस, ऐसा है। आप अगर क्योटो घूमने जाएंगे तो आपको टोक्यो और क्योटो में बहुत ज़्यादा फर्क मिलने वाला है। तो अगर कभी ऐसा हो कि आप क्योटो घूमने जाएं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए, अगला प्रश्न। निम्नलिखित अक्षय ऊर्जा स्रोतों को भारत में उनकी क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया में, इन रिन्यूएबल एनर्जीज की जो पोटेंशियल है उसके बेसिस पर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्हें सेट करना है। सोलर एनर्जी, ठीक है, बायोमास एनर्जी, देन विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। बताएं। सेशन अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, भाग भाग के मत जाओ, भाग मिल्खा भाग बनना है तो जेआरएफ की रेस में दौड़ो, है ना। जेआरएफ की रेस में दौड़ो, क्लास से मत दौड़ो। तुम लोग आधी बात सुनते हो ना, बस भागो, पूरी बात सुनो कि जेआरएफ के लिए भागो, नेट के लिए भागो। तुम लोग तो क्लास से ही भाग जाते हैं। चल, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहले जियोथर्मल एनर्जी, उसके बाद फिर बायोमास एनर्जी, उसके बाद विंड एंड उसके बाद सोलर एनर्जी होगी। जो लेवल ऑफ पोटेंशियल है उसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम लगाएंगे इन रिन्यूएबल एनर्जीज को इंडिया के कंटेक्स्ट में तब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है क्या? अगला प्रश्न कह रहा है आपसे, अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द प्री रिक्विसाइट फॉर डेवलपिंग द वैल्यूज नीडेड फॉर इट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रश्न है। दूसरा स्टेटमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड पूछा जा रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द needs of the present generation without compromising the ability of future generation to meet their own need, ठीक है। बताइए कौन सा जवाब सही होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत प्रयास, सतत विकास, है ना। बताइए। बताएं। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं और बिल्कुल सही है, ठीक है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और दोनों एकदम क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। आपने बताना है कि निम्नलिखित में से परमाणु आपदाओं की आपने पहचान करनी है, ठीक है। 4 नाम दिए गए हैं, स्विस कैनाल, फुकुशिमा, ख्यास्तिम और चेरनोबिल। अब आई डोंट नो इसे किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन ठीक है। आपने बताना है कि इनमें से किन किन जगह पर न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ है, ठीक है। बताएं।
कहाँ पर? ए बी सी, बी सी डी, बी डी या फिर डी ओनली? बताइए। चलो मैं जवाब आसान कर देती हूँ आप सभी के लिए। ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4 नहीं होगा। अब बताइए, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4 नहीं होगा। देखिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, है ना। ख्यास्तम आपने नहीं सुना होगा। ख्यास्तम डिजास्टर, ये भी एक न्यूक्लियर डिजास्टर था। कोई स्टील प्लांट या कुछ ऐसा था रशिया में, वहां पर न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, बहुत भयंकर, लगभग 1956 के टाइम पर। ठीक है। चेरनोबिल हुआ था 80s में, 1980s में। और जो फुकुशिमा डिजास्टर है वो तो अभी थोड़े कुछ सालों पहले हुआ था, है ना। कहाँ पे? जापान में हुआ था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। चलो अगला प्रश्न, द मेन फोकस ऑफ द टीचर इन डिजाइनिंग असेसमेंट शुड बी ऑन। जब एक टीचर असेसमेंट बना रहे हैं अपने स्टूडेंट के लिए, तो उनका मेन फोकस किस पर होना चाहिए? बच्चे की एक्टिविटीज पर, स्टूडेंट के लर्निंग आउटकम पर, स्टूडेंट कितना अटेंडेंस उसकी है, कितनी अटेंडेंस नहीं है इस बात पर, या फिर उस बच्चे के बिहेवियर पर? बताइए। बताइए जी, किस बात पर होगा? चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब है लर्निंग आउटकम, है ना। लर्निंग आउटकम पर ध्यान होता है टीचर का जब भी टीचर एक असेसमेंट बना रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। कैसे भैया? असेसमेंट बना रहे हैं तो एक टीचर यही देखना चाहता है ना कि उस बच्चे की क्या लर्निंग रही। मैंने जो उस बच्चे को सिखाया, मैंने जो उस स्टूडेंट को सिखाया, उस बच्चे ने कितना सीखा, कितना नहीं सीखा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A student is a slow learner. What strategy can a teacher employ for him or her? एक स्टूडेंट है क्लास में जो कि स्लो लर्नर है, जो कि धीरे धीरे सीखता है, उसके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी एक टीचर अपनाएंगे? बताएं। क्लास में टीचर जो है वो कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाएंगे? बताइए जी। बताओ कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाएंगे भैया टीचर? टीचर उस स्टूडेंट को क्या करेंगे? वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, ताकि क्या है, उस बच्चे को असिस्टेंस मिले, है ना, कि क्लास में भी वो बच्चा पढ़ रहा है, टीचर उसे उसकी लर्निंग में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ वीडियो लेक्चर वगैरह भी टीचर प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट वो जो स्टूडेंट है वो आराम से वीडियोस के माध्यम से भी कंसेप्ट वगैरह देख पाए, समझ पाए। ठीक है, वो लर्न कर पाए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1, यस, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन कह रहा है टीचर मस्ट एनकरेज स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चन। रीजन कह रहा है आस्किंग क्वेश्चंस कैन क्रिएट क्यूरियोसिटी एंड डेवलप पैशन फॉर लर्निंग। बताइए, क्या इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? क्या ए का आर का एक दूसरे के साथ कुछ रिलेशन है, कुछ रिलेशन नहीं है? बताइए, जल्दी बताएं। हट जाती हूं मैं बोर्ड से फिर से, है ना। चल जी, बताएं। बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए, है ना। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, और इसके साथ ही साथ क्या है, जो स्टेटमेंट आर है वो बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है ए का। एक टीचर को अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट को एनकरेज करना चाहिए, स्टूडेंट को, कि वो क्वेश्चंस पूछे, है ना। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस पूछने से क्या होता है, स्टूडेंट में ना केवल क्यूरियोसिटी डेवलप होती है, बल्कि क्या होता है, उस स्टूडेंट का लर्निंग जो है उसको लेकर के भी जो पैशन है वो बढ़ता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है टीचर ए यूजेस चॉक एंड बोर्ड एंड डिक्टेट्स नोट्स टू स्टूडेंट इन क्लासरूम। ठीक है, टीचर बी यूजेस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल एंड LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम फॉर प्रोवाइडिंग डिजिटल रिसोर्सेज। Which mode of teaching are used by teacher A and teacher B? टीचर ए जो है वो चॉक डस्टर का यूज कर रहे हैं, डिक्टेशन का यूज कर रहे हैं। टीचर बी जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंसिंग और एलएमएस का यूज कर रहे हैं। अब आपने बताना है कि इनमें से टीचर ए कौन से मोड ऑफ टीचिंग को यूज कर रहे हैं एंड टीचर बी जो है वो कौन से मोड ऑफ टीचिंग को यूज कर रहे हैं। ठीक है, बताइए। सेशन को क्या करेंगे, शेयर करते जाइए, लाइक करते जाइए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगाते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 है ना, टीचर ए, क्योंकि चॉक एंड डस्टर का यूज कर रहे हैं ऑफलाइन टीचिंग। टीचर बी जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज कर रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे भैया? वो हो जाएंगे हमारे ऑनलाइन मोड ऑफ टीचिंग। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है शिक्षण के निम्नलिखित तरीकों में से किसमें छात्र को बिना सहायता प्राप्त प्रयासों से अपनी समस्या का उत्तर खोजना होता है? Which of the following methods of teaching the student has to find out the answer to his or her own problems by unaided efforts? किस प्रकार की टीचिंग मेथड में इस तरीके से स्टूडेंट को अपने प्रश्नों के जवाब ढूंढने होते हैं? केस स्टडी मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, फ्लिप्ड क्लासरूम मेथड या फिर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड? बताएं कौन सी मेथड होगी, कौन सी मेथड होगी? और इस क्वेश्चन का जो भी जवाब होगा वो आपको हेल्प करेगा उस टाइप ऑफ मेथड की डेफिनेशन में, है ना। चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब है ह्यूरिस्टिक मेथड। ठीक है, तो ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होती है? एक प्रकार की क्या है, मेथड ऑफ टीचिंग है जिसमें स्टूडेंट को एनकरेज किया जाता है, उसे मतलब उस बच्चे को उसी के हाल पर छोड़ दिया जाता है कि भैया अब क्या है, तुम्हें कोई मदद नहीं दी जाएगी, तुम अपने आप से अपने हिसाब से अपने स्तर पर जा करके इस समस्या का समाधान खोजो। ठीक है, तो ये क्या है? ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग है। ठीक है जी, चलिए अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से रिलेटेड प्रश्न है, पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू द रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी which of the following categories is considered to be highest for the learner? Understanding, apply, analyze या फिर create? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एक ऐसा टॉपिक है जहां से तुम्हें क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। बड़ा ही क्लासिक टॉपिक है, क्लासिक इस सेंस में है कि यहां से क्वेश्चन देखने मिलते हैं। बताएं बताएं जल्दी से बताएं। यस, ऑप्शन नंबर डी क्रिएट जो है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का जो रिवाइज्ड पूरा का पूरा क्या था, टैक्सोनॉमी था, उसमें जो क्रिएट वाला कैटेगरी है उसको सबसे हाईएस्ट रखा गया है लर्नर्स के लिए, है ना, सबसे हाईएस्ट लेवल पर। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है क्या आपसे कि गैर पारंपरिक अधिगम की विशेषताएं निम्नलिखित है। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल लर्निंग। ठीक है, गैर पारंपरिक अधिगम, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग की कौन कौन से फीचर्स होते हैं? इट इज टीचर ओरिएंटेड, इट इज फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी, it is cost effective, it is linked to employment, it is on campus। ठीक है, it is on campus। बताइए बताइए नॉन कन्वेंशनल लर्निंग की खासियत क्या है कि ये जो लर्निंग है वो क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए होती है, वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है और यह एम्प्लॉयमेंट से भी लिंक होती है। ठीक है ना, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। शिक्षण के लिए गतिशील दृष्टिकोण का क्या अर्थ है? डायनेमिक अप्रोच टू टीचिंग मीन्स व्हाट? टीचिंग शुड बी लेक्चर बेस्ड, टीचिंग शुड बी एनर्जेटिक, टीचर शुड बी स्टूडेंट फ्रेंडली या फिर स्टूडेंट शुड लर्न थ्रू एक्टिविटीज? बताएं गतिशील दृष्टिकोण जब आप शिक्षण के संदर्भ में बात करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? बताइए बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? चलिए
डायनेमिक या गतिशील दृष्टिकोण शिक्षण का जो है, उससे आप क्या समझते हो? उसका मतलब है कि जो स्टूडेंट्स है दे शुड लर्न थ्रू एक्टिविटीज, है ना। स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है वो एक्टिविटीज के थ्रू हो, यही डायनेमिक अप्रोच है टीचिंग का। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच डज नॉट कम अंडर कोऑपरेटिव लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण सहकारी अधिगम के अंतर्गत नहीं आता है? अभी हमने डायनेमिक अप्रोच पढ़ी, ठीक है, फिर इसके पहले हमने नॉन कन्वेंशनल अप्रोच ऑफ लर्निंग पढ़ी, अब हम पढ़ रहे हैं कोऑपरेटिव लर्निंग या कोऑपरेटिव अप्रोच ऑफ लर्निंग। बताइए, फिश बॉल, जिक्सॉ, डेमोन्स्ट्रेशन या फिर टीम पेयर सोल्व? बताएं। बताओ जी, क्या सही जवाब होगा इस प्रश्न का? क्या सही जवाब होगा इस प्रश्न का? इस प्रश्न का सही जवाब होगा डेमोन्स्ट्रेशन। ठीक है, तो जब क्या हो रहा है, कोऑपरेटिव लर्निंग हो रही है। कोऑपरेटिव लर्निंग का क्या मतलब है कि आप अपने दोस्तों के साथ, एक दूसरे के साथ, अपने बैचमेट के साथ, अपने टीममेट के साथ मिल बांट करके, कोऑपरेट करके पढ़ रहे हो, लर्न कर रहे हो। ठीक है, अब फिशबॉल, जिक्सॉ, टीम सोलो ये सब ठीक है। आप डेमोन्स्ट्रेशन की अगर बात करो, डेमोन्स्ट्रेशन में क्या कोऑपरेशन होता है? नहीं होता है, वन वे होता है, टीचर कुछ आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बता रहे, तो वहां पे तो कोऑपरेटिव लर्निंग है नहीं। ठीक है, चल अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है क्या कि ऑनलाइन लर्निंग के, ठीक है, एसिंक्रोनस मोड्स कौन कौन से होते हैं? ऑनलाइन लर्निंग के एसिंक्रोनस मोड्स कौन कौन से होते हैं? बताइए। सेल्फ पेसिंग, इमीडिएट फीडबैक, सेल्फ एंगेजमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, प्रेजेंस ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम। एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस कम्युनिकेशन हमने एक दो क्लास पहले ही बहुत बढ़िया तरीके से समझा है। ठीक है, तो जो बच्चे थे वो गलत बिल्कुल मत करिएगा। बताएं, जल्दी से बताएं। एसिंक्रोनस क्या फायदे हैं एसिंक्रोनस के? एसिंक्रोनस के फायदे हैं भैया कि सेल्फ पेसिंग होता है, इसमें सेल्फ एंगेजमेंट होती है और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। एसिंक्रोनस का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि इमीडिएट फीडबैक आए, ठीक है ना। मतलब जैसे अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, अभी आप पढ़ रहे हो, ये एसिंक्रोनस नहीं है, ये सिंक्रोनस है ना। यहाँ पे मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ, आपके जवाब यहाँ पर आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में, तो ये सिंक्रोनस है, तुरंत फीडबैक आ रहा है। लेकिन जो बच्चे अब इस क्लास को कैसे देखेंगे, बाद में देखेंगे, जब ये इस क्लास का लाइव वगैरह खत्म हो जाएगा उसके बाद आप देखोगे तो वो क्या है, वो एसिंक्रोनस हो जाएगा, राइट। तो एसिंक्रोनस के फायदे क्या हैं कि यहाँ पर सेल्फ पेस, जिस बच्चे को जब देखना है, जितनी तेजी से देखना है, जैसे देखना है, ठीक है। इसके बाद फिर सेल्फ एंगेजमेंट की भी बात है कि जब मन है तब वो एंगेज करेगा इस लेक्चर से, नहीं है मन तो बच्चा एंगेज नहीं करेगा इस लेक्चर से। फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ए, सी एंड डी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, पूछा जा रहा है आपसे, understanding level of teaching and learning is based on acquisition of factual information to see relationship, to comprehend, to seek generalization and their application in life. Statement 2 कह रहा है reflective level of teaching and learning is based on the development of critical thinking, problem solving and क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है। अब आपको बताना है, आराम से पढ़ लीजिए। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में स्टेटमेंट 1 में कुछ लिखा हुआ है और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में स्टेटमेंट 2 में लिखा हुआ है। अब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। बताएं बताएं। जल्दी से बताओ। सेशन बढ़िया लग रहा है तो यार फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। कोशिश रहती है मेरे कि एक से एक शानदार बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन हम लेकर के आए, सो दैट हमारा क्या हो पाए, अंदर से जो रिवीजन है
अंदर से रिवीजन का मतलब है कि जब आप अपने दिमाग पे जोर डालोगे, है ना, जबरदस्ती कि भैया तू जवाब दे मुझे, ये क्वेश्चन मेरे को सही करने का है, तो ये जो एक सेंस आता है, ऐसे क्वेश्चंस थॉट प्रोवोकिंग जिसको कहते हैं ना, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करती हूँ मैं, तो इसलिए थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए। सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। इस क्वेश्चन का जवाब बताइए क्या होगा? रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, राइट। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही कह रहा है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के लिए, एंड स्टेटमेंट 2 जो है वो बिल्कुल सही कह रहा है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में। अगला प्रश्न, चलिए। एन इफेक्टिव कम्युनिकेटिव टीचर विल एंश्योर। एक प्रभावी संचार शिक्षक किस बात को सुनिश्चित करेंगे? एक शिक्षक है जो कि क्या है, बहुत इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, आपकी संस्कृति मैम की तरह नहीं, मैम के बिल्कुल उलट एक टीचर है, वो बिल्कुल इफेक्टिवली बहुत बढ़िया तरीके से अपने स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो वो किन किन चीजों को, किस बात को इंश्योर करेंगे? किस बात को इंश्योर करेंगे कि भैया उनका जो कम्युनिकेशन स्किल है, उनका जो बताना है, उनका जो पढ़ाना है, उससे स्टूडेंट्स में लर्निंग आउटकम बढ़ रहा है कि नहीं। अगर मैं बड़बड़ाती रहूं पागलों की तरह, मैं कितना ही ज्ञान बता दूं, लेकिन अगर मैं आपको कुछ ना सिखा पाऊं, आपको कुछ ना बता पाऊं, तो ऐसा पढ़ाने का, ऐसे कम्युनिकेशन का क्या मतलब, ऐसे टीचिंग का क्या मतलब? करेक्ट। तो लर्निंग आउटकम, एक जो इफेक्टिवली कम्युनिकेटिव टीचर है वो हमेशा इंश्योर करेंगे कि स्टूडेंट्स में जो लर्निंग आउटकम है वो बढ़े, है ना, जो स्टूडेंट्स है उनका जो लर्निंग है वो बढ़े, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जी। अगला प्रश्न कह रहा है, संचार में संदेश की व्याख्या किस बात पर निर्भर करती है? इन कम्युनिकेशन की जब आप बात कर रहे हो, संचार की जब आप बात कर रहे हो, तो संचार में जो मैसेज है, ठीक है, उसका इंटरप्रिटेशन किस बात पर बेस्ड होता है? ट्रांसमिशन की स्पीड पर, चैनल के टाइप पर, ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन पर, या फिर कंटेंट के कैरेक्टर पर? बताइए बताइए किस बात पर संदेश की व्याख्या निर्भर करती है? इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज जो है वो किस बात पर बेस करेगा? ऑर्डर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंटेंट कैरेक्टर पर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3। कम्युनिकेशन में इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज जो है वो डिपेंड करेगा भैया जी किस बात पर, कि किस ऑर्डर में उस इंफॉर्मेशन को दिया गया है, और जो कंटेंट है उसका क्या कैरेक्टर है, ठीक है, किस प्रकार का कंटेंट है, उसका नेचर क्या है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन अ फोटोग्राफ इज कंसिडर्ड एन। जब आप कम्युनिकेशन की बात करते हैं, क्योंकि फोटोज, तस्वीरें भी बोलती हैं, आपने ये सुना है ना, ये फ्रेज सुना है तो जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो, मुझे भी पता चले कि तुम लोग लाइव देख रहे हो, है ना। मूक बन के मत बैठो एकदम कि बस बैठे हैं, कोई कथा चल रही है, मैडम पढ़ा रही हैं, थोड़ा बहुत मतलब है, 1-2.4%, है ना। बताओ जल्दी से बताइए कि आपने फ्रेज सुना है तस्वीरें बोलती हैं, है ना। तो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज में भी फोटोज को हम कुछ मानते हैं। क्या मानते हैं? किस प्रकार का टेक्स्ट मानते हैं? बैलेंस टेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट, ओपन टेक्स्ट, या फिर क्लोज्ड टेक्स्ट? बताइए क्या मानते हैं, बताइए क्या मानते हैं हम? जो तस्वीरें हैं उन्हें कम्युनिकेशन के संदर्भ में बताइए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा भैया? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा भैया लाल? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओपन टेक्स्ट मानते हैं किसे? फोटोग्राफ को, जब आप कम्युनिकेशन के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई समस्या? चलिए
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि शब्दावली का अभाव, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है कि शब्दावली का अभाव संचार में एक गंभीर कमी हो सकती है। संचार के लिए किसी की शब्दावली बहुत जटिल या सरल नहीं होनी चाहिए। तो लैक ऑफ वोकैबुलरी के बारे में बात है और फिर अगला स्टेटमेंट भी वोकैबुलरी के बारे में ही है। आपको बताना है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो थोड़ा कॉमन सेंस का प्रयोग करिएगा। कॉमन सेंस विच इज नॉट कॉमन, यू हैव टू यूज इट। बताएं। बताइए जी। यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कैसे बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? लैक ऑफ वोकैबुलरी जो है, इट कैन बी अ सीरियस डेफिशिएंसी इन कम्युनिकेशन। अगर आपकी वोकैबुलरी में क्या है, दिक्कत है, आपके पास उतना बेहतरीन शब्दकोश नहीं है, तो आप उतने बढ़िया तरीके से अपनी बातें नहीं रख पाएंगे, आप संचार नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो शब्दकोश है, जो वोकैबुलरी है, उसे बहुत ज्यादा सिंपल या बहुत ज्यादा जटिल, दोनों ही नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर बहुत सिंपल हो जाएगी तो आप फिर वही दिक्कत है, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे जो आप कहना चाहते हो। और अगर बहुत जटिल हो जाएगी तो सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा कि क्या कह रहा है, ठीक है। ऐसा लगेगा कि पता नहीं कौन सी एलियन भाषा में ये व्यक्ति कुछ कहा जा रहा है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न। इन अ क्लासरूम एन इफेक्टिव लिसनर, अपने क्लास में, जो कि आप में से बहुत सारे बच्चे नहीं हैं, है ना, तो एक क्लासरूम में एक इफेक्टिव लिसनर क्या करता है, उसके क्या ट्रेट होते हैं? डिस्ट्रैक्शंस को रेजिस्ट करता है कि कोई अगर डिस्ट्रैक्शन आ रहा है तो उसे ध्यान ना दे। डाइवर्जन मतलब मन भटकने वाली चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देता है, ढूंढता है कि कौन सी चीज़ मेरा मन भटका सकती है, ठीक है। फिर प्रिफर मैसेज फिल्टरिंग, और इसके साथ ही साथ जज दी मैसेज डिलीवरी स्टाइल। बताइए एक्टिव लिसनर क्या करता है? बताओ जी, क्या करता है एक्टिव लिसनर? जी, जो एक एक्टिव लिसनर है वो यस क्या करता है, डिस्ट्रैक्शंस को रेजिस्ट करता है, कोशिश करता है कि जो भी चीजें उस लिसनर को डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, उसका फोकस हटा रही हैं, उस पर ध्यान ना दे, है ना। और इसी के उलट जो एक इनएक्टिव लिसनर होता है, वो हमेशा डाइवर्जन्स ढूंढेगा, इधर उधर की चीजें करेगा, उसका दिमाग सुनने से ज्यादा, पढ़ाई से ज्यादा बाकी सारी जगह पर लगा होगा, है। चलिए अगला प्रश्न। The two-way face-to-face communication is technically referred as level 1, level 2, level 3 और level 4। जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है टू वे, है ना, मतलब दो व्यक्ति हैं, वो आमने सामने एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसे टेक्निकली हम क्या कहते हैं? लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 क्या कहते हैं? बताइए कौन से प्रकार का कम्युनिकेशन होता है ये? चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब है लेवल 2, ठीक है। ठीक, तो कई सारे होते हैं, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है, फिर इंटरपर्सनल होता है, देन फिर स्मॉल ग्रुप होता है, देन फिर एक मासेस में जो कम्युनिकेशन जाता है, ठीक है, मास लेवल पर वो होता है। तो उसको ही लेवल्स में बांटा गया है। लेवल 1 का मतलब आप समझ सकते हो कि केवल जहाँ पे एक ही व्यक्ति है, खुद से ही अपनी अंतरात्मा से बात कर रहे हैं। लेवल 2 में देयर आर 2 पीपल, दोज हु आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अनदर। फिर 3 मतलब कि एक छोटा सा ग्रुप है, 4 मतलब मास लेवल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संचार की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा चर एक संस्कृति को दूसरी संस्कृति से अलग करता है? फ्रॉम द कम्युनिकेशन पर्सपेक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स डिस्टिंग्विश वन कल्चर फ्रॉम एन अदर? लर्निंग स्किल, टाइम सेंस, लेवल ऑफ ग्रेटिट्यूड, लेवल ऑफ ऑनेस्टी।
बताइए। कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव से एक कल्चर को, जब आप संचार की बात कर रहे हो तब, जब आप संचार की बात कर रहे हो तब, कम्युनिकेशन की बात कर रहे हो तब, एक संस्कृति को, ये संस्कृति मैम वाली संस्कृति नहीं है बेटा, ठीक है, तो एक संस्कृति को दूसरे संस्कृति से कौन कौन सी चीजें अलग करती हैं, कौन कौन से फैक्टर्स? एक तो टाइम का सेंस और दूसरा लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो कम्युनिकेट करते टाइम, क्योंकि कम्युनिकेशन का ही सारा का सारा यहाँ पर कंटेक्स्ट है, कम्युनिकेशन में आप कितना पॉज ले रहे हो, किस हिसाब से बोल रहे हो, ये सारी चीज़ें संस्कृति के हिसाब से अलग अलग भी हो सकती हैं, है ना जी। और इसके साथ ही साथ जो लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड है वो भी क्या है, कई बार होता है कि कई सारे कम्युनिकेशन में, कई सारे कल्चर के कम्युनिकेशन में, आप देखना कैसे समझाऊं मैं इन दोनों चीज़ों को। जैसे आप किसी XYZ रीजन के क्या हैं, हिंदी भाषी हैं, ठीक है, मान लो आप उत्तर प्रदेश के हिंदी भाषी व्यक्ति हैं। अब आप चले जाओ उत्तर प्रदेश में भी, मैं बात कर रही हूँ ईस्टर्न यूपी की, जो बिहार की तरफ लगता है ना, गोरखपुर, आई थिंक गाजीपुर, बनारस, ये वाला रीजन, ठीक है। अब वहाँ के व्यक्ति हैं, अब आप जाते हैं हरियाणा में, वहां पर भी लोग, हो सकता है चांसेस हैं कि हिंदी ही बोल रहे हो, हरियाणवी अगर नहीं बोल रहे हैं, बट उनके बोलने में बहुत फर्क होगा, ठीक है। जब वो आपसे कम्युनिकेट कर रहे होंगे तो बहुत फर्क होगा, क्यों? क्योंकि वहां पर जो टाइम का सेंस है वो बहुत डिफरेंट है, और जो लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड है, ये शो करने की बात है, या लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड है, वो भी अलग अलग है। तो कम्युनिकेशन के कंटेक्स्ट में ये दो चीजें जो हैं वो क्या करती हैं, एक कल्चर को डिफरेंट बनाती हैं, डिफरेंस क्रिएट करती हैं इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। और भी फैक्टर्स हैं, लेकिन अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से ये सारी बातें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है क्या, स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। स्टेटमेंट 1 इज सेइंग स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन फुलफिल्स द रिलेशनशिप नीड्स, और स्टेटमेंट 2 कह रहा है हाउ एवर स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन डज नॉट सर्व टास्क रिलेटेड नीड्स। आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही है या गलत है, व्हाटसोएवर मे बी योर आंसर। बताएं इस क्वेश्चन का क्या सही जवाब होगा, ऑप्शन 1, 2, 3 या फिर 4। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। स्टेटमेंट 1 है वो बिल्कुल करेक्ट है। स्मॉल ग्रुप जो कम्युनिकेशन है वो एक रिलेशनशिप की जो नीड्स होती हैं उसको फुलफिल करता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन जो है वो टास्क रिलेटेड नीड्स को फुलफिल नहीं करता, वो करता है, वो टास्क रिलेटेड नीड्स को भी फुलफिल करता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर इस पॉइंट पर हमने अपने टोटल 30 क्वेश्चन लगा लिए। जो बच्चे क्लास में स्टार्टिंग से बैठे हुए हैं वो बताइए कितने क्वेश्चन सही हुए तुम्हारे, कितने गलत हुए। अगर तुम्हें क्लास में मजा आ रहा है और अगर अभी तक तुमने लाइक का बटन नहीं प्रेस किया, लाइक का बटन प्रेस कर दो। अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार। सेशन को अगर शेयर नहीं किया है तो सेशन को शेयर कर दो, पानी वानी पी लो, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जाम का एकदम समय चल रहा है इसलिए एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा कम और क्वेश्चन ज्यादा लगाते हैं ताकि आपकी मैक्स टू मैक्स प्रैक्टिस हो, ठीक है जी। चल अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे क्या, देखो, Which of the following are the functions of media as related to audience? निम्नलिखित में से कौन से मीडिया के कार्य उसके दर्शकों से संबंधित हैं। आप जब मीडिया के कार्यों को उसके दर्शकों से उसके दर्शकों के, क्या बोलना था वो शब्द गड़बड़ हो गए। आपको बताना है कि मीडिया के कार्य उसके दर्शकों से जो संबंधित है उन कार्यों को बताना है। लिस्ट आपके सामने है, क्रिएशन ऑफ पैसिव बिलोंगिंग फॉर मीडिया प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। उसके बाद फिर मीडिया सामग्री का सर्वहारी भक्षण, ठीक है, मतलब ओमनिवरस डिलीवरिंग ऑफ मीडिया कंटेंट, कंपनसेशन थ्रू आइडेंटिफिकेशन, और भी कई सारी बातें। बताइए बताइए।
चलिए, मीडिया का क्या काम है जनता के संदर्भ में? मीडिया का काम है भैया कि आइडेंटिफाई करना लोगों को, ठीक है, उनकी समस्याओं को, और फिर उन्हें कंपनसेट करना या कंपनसेशन मिले, इन सारी चीज़ों को इंश्योर करना, ठीक है, मतलब लोगों की आवाज़ उठाने वाली बात टाइप्स, ठीक। दूसरा क्या है, विकेरियस विश फुलफिलमेंट, ठीक है, और इसके साथ विकराल इच्छा पूर्ति, मतलब कि लोगों की इच्छा, लोगों की जो डिमांड है उसे मेन स्ट्रीम तक लाना। एंड थर्ड क्या है कि सोर्स ऑफ सजेशन फॉर अप्रोप्रिएट रोल, इसका भी कार्य जो है वो कौन करता है? मीडिया करती है, उसके दर्शकों से संबंधित, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, in any modern society communication has what? ठीक है, एक किसी भी मॉडर्न सोसाइटी में संचार क्या है? एक पावर वैल्यू है, एक ट्रांजिएंट वैल्यू है, एक अनकॉमन वैल्यू है, या फिर नॉन क्रिटिकल वैल्यू है? किस प्रकार की वैल्यू है जब हम अपने मॉडर्न एक आधुनिक समाज की बात करते हैं उसमें संचार? बताइए। संचार जो है वो है पावर वैल्यू, ठीक है। संचार जो है वो क्या है? वो पावर वैल्यू है। पावर वैल्यू कैसे है भैया? अब जितना बेहतर संचार करोगे लोग उतनी आपकी बातें सुनेंगे, है ना, उतने ज्यादा लोगों तक आपकी बातें पहुंच पाएंगी। शब्दों की शक्ति, ठीक है। चलिए, तो आज के समय में कम्युनिकेशन क्या है? एक पावर वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है अ पर्सनल डायमेंशन ऑफ कम्युनिकेशन इज, संचार का एक व्यक्तिगत आयाम है क्या? सोर्स ऑफ नॉइस, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, इंस्टीट्यूशन एफिलिएशन, या फिर लोकेशन ऑफ रिसेप्शन? बताइए, कहां पर, किस जगह पर, किस डायमेंशन में जो कम्युनिकेशन का पर्सनल डायमेंशन, किस डायमेंशन को, किस चीज को आप एक पर्सनल डायमेंशन ऑफ कम्युनिकेशन कह सकते हो? फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस को आप क्या कह सकते हो? पर्सनल डायमेंशन ऑफ कम्युनिकेशन कह सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न, ह्यूमन कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द स्किल्स ऑफ नॉट बीइंग विजिबल, मतलब मानव संचार में जो संचार का कौशल है, ठीक है ना, या मानव संचार में कौन कौन से कौशल इन्वॉल्व होते हैं? गायब हो जाना, दिखना ही नहीं, अदृश्य हो जाना, सेल्फ प्रेजेंटेशन, स्वयं को ही प्रस्तुत करना, ठीक है ना, ग्रुप इंटरेक्शन, ग्रुप के साथ बातचीत करना, इंटरेक्ट करना, फॉरेन रिलेशन यूजिंग हाईब्रो लैंग्वेज, मतलब इस तरीके से, और आंखें चढ़ा के और भौहें चढ़ा के और इस तरीके से बात करना, कौन कौन सी स्किल्स जो हैं वो आएंगी ह्यूमन कम्युनिकेशन के अंतर्गत? बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन 1, 2, 3 या फिर 4? बताएं। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन गड़बड़ लिखे, लाइए मैं कर देती हूँ, ठीक है। अब ठीक है ना? चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। सेल्फ प्रेजेंटेशन का स्किल शामिल है ह्यूमन कम्युनिकेशन में, इसके बाद फिर ग्रुप इंटरैक्शन का, और उसके साथ ही साथ क्या है? फॉरेन रिलेशन का भी एलिमेंट शामिल है, बी, सी एंड डी, ठीक है। बी, सी एंड डी ह्यूमन कम्युनिकेशन के, ह्यूमन कम्युनिकेशन में जो स्किल्स की आवश्यकता होती है उसमें ये स्किल्स इन्वॉल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन कैन फैसिलिटेट ट्रुथ, अगला स्टेटमेंट कह रहा है कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू ऑब्सकर ट्रुथ, ठीक है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही, कौन सा स्टेटमेंट गलत? संचार सत्य को सुगम बना सकता है,
संचार का उपयोग सत्य को अस्पष्ट करने के लिए भी किया जा सकता है। बताएं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1। कैसे ऑप्शन नंबर 1? कि भैया संचार के माध्यम से हम सत्य को सामने ला सकते हैं। बिल्कुल, अगर हम अपनी बात सटीक तरीके से, स्पष्ट तरीके से, बढ़िया तरीके से रखें तो क्या है, लोगों को समझ आएगी, पता चलेगा कि सत्य क्या है ना। सत्य को उजागर करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर हम इन्हीं शब्दों को तोड़ें मरोड़ें और इन शब्दों के साथ खिलवाड़ करें और अलग तरीके से क्या करें, कम्युनिकेशन को यूज करें, तो क्या है, सत्य की राह में एक स्पीड ब्रेकर भी बन सकता है कम्युनिकेशन। बहुत सारे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, इवन मीडिया हाउसेस भी हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो अपने कम्युनिकेशन के माध्यम से सत्य को उजागर करने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे महानुभूति भी हैं जो कम्युनिकेशन के ही माध्यम से सत्य की राह में कहीं ना कहीं स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं, है ना, तोड़ मरोड़ की चीजों का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। दी साइंस सिस्टम, असर्शन और रीजन वाला प्रश्न है। असर्शन कह रहा है द साइंस सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन हैव फिक्स्ड रूल्स एंड प्रोडक्शन प्रोसीजर। द रीजन वाला स्टेटमेंट कह रहा है द साइंस सिस्टम आर इंटरवीन्ड फॉर क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। ठीक है, साइन लैंग्वेज के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। पहला कथन, पहला दावा कि संचार की सांकेतिक प्रणालियों के निश्चित नियम और उत्पादन प्रक्रियाएं हैं, और कारण कह रहा है कि क्रॉस सांस्कृतिक संचार के लिए साइन सिस्टम का आविष्कार किया गया है। बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिक लगाना है, बताएं। बताइए जी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 ऐसे कि जो साइंस सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है उसके ऐसा नहीं है कि एकदम हार्ड एंड फास्ट फिक्स्ड रूल्स एंड प्रोडक्शन प्रोसीजर्स है, बट ये जो साइंस सिस्टम बनाया गया है वो इसलिए ही बनाया गया ताकि हम क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन कर पाए। ठीक है, अगला प्रश्न। स्टेटमेंट 1 कह रहा है मीडिएटेड कम्युनिकेशन फ्लरिशेस इन अ फ्री एंड डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट। स्टेटमेंट 2 कह रहा है पावर डिस्टॉर्शन ऑलवेज अफेक्ट द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन व्हाट एवर मे बी दी पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 कह रहा है मध्यस्थता संचार एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक वातावरण में फलता फूलता है। ठीक है, मध्यस्थता का मतलब क्या है कि मीडिएशन, मतलब कहीं पे कन्फ्लिक्ट है, ठीक है, तो कई बार होता है ना कि दो लोग लड़ रहे हैं तो एक व्यक्ति जाता है, कहता है चलो दोनों जने साथ में बैठ जाओ, मैं मीडिएटर हूँ, है ना, मध्यस्थता कर रहा हूँ, मीडिएशन कर रही हूँ। ठीक है, तो यही मीडिएशन। ठीक, समझ गए कि मीडिएशन का क्या मतलब है। तो मीडिएशन जो है वो एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक वातावरण में ही फलता फूलता है। और स्टेटमेंट 2 इज सेइंग कि सत्ता विकृतियां हमेशा संचार के प्रवाह को प्रभावित करती हैं, चाहे राजनीतिक व्यवस्था कुछ भी हो। बहुत ही रिलेटेबल इस प्रश्न, ये प्रश्न भी है और इस प्रश्न का जवाब भी है। ये पूरा का पूरा प्रश्न ही आज के समाज से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है ना। चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 कि दोनों जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। मध्यस्थता है कहीं पर, तो मध्यस्थता कहाँ, मतलब कैसे फलेगी फूलेगी, है ना। मध्यस्थता का जो एक वैल्यू है वो कहाँ पर फलेगा फूलेगा, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट में ही। अब कहीं पर मान लीजिए कि लोकतंत्र है ही नहीं,
वहाँ पे टोटलिटेरियन रिजीम चल रहा है, वहाँ पे मिलिट्री रूल चल रहा है, क्या वहाँ पे मध्यस्थता जो है वो पॉसिबल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि जो व्यक्ति, जो इंस्टीट्यूशन मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है उस पर बहुत 40 प्रकार के अलग अलग प्रेशर बनाने की कोशिश करी जाएगी। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या है, जब कभी भी सत्ता का, जब कभी भी शक्ति का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, चाहे वो मोनार्की हो, चाहे वो टोटलिटेरियन अथॉरिटेटिव कोई सा प्रकार का भी पॉलिटिकल रिजीम है, कोई सा भी प्रकार का पॉलिटिकल सिस्टम है, अगर वहां पर सत्ता का प्रयोग किया जाएगा, अगर वहां पर अपनी शक्तियों का, है ना, जो पावर्स होती हैं उसका प्रयोग किया जाएगा, तो जो कम्युनिकेशन का फ्लो चल रहा है पूरे समाज में, जो संचार का एक पूरा का पूरा प्रवाह चल रहा है, वो डिस्टॉर्ट होगा, वो गड़बड़ाएगा, है ना। इसको आप बहुत अच्छे से रिलेट करके देख सकते हो कहाँ पर, जो मीडिया को स्वतंत्रता प्रदान करी गई है विश्व के अलग अलग कोनों में, या फिर अलग अलग देशों में जो मीडिया की स्वतंत्रता पर कई सारे बैन लगाए गए हैं, रोक लगाई गई है, इन सारी चीज़ों के संदर्भ में भी आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, फिर से स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, कह रहा है स्टेटमेंट 1, इन कम्युनिकेशन लैंग्वेज इन्वॉल्व्स डिफरेंट डिग्रीज ऑफ आइडेंटिफिकेशन फॉर जनरलाइजेशन। स्टेटमेंट 2 कह रहा है एब्स्ट्रैक्शन इज डिस्क्राइब्ड एज अ प्रोसेस ऑफ लीविंग आउट डिटेल्स एंड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड अवेयरनेस ऑफ द डिटेल्स लेफ्ट आउट इज नेसेसरी। ठीक है, सामान्यकरण के लिए पहचान की विभिन्न डिग्री शामिल होती है। ठीक है, और कथन दूसरा कह रहा है कि अमूर्तन को विवरण छोड़ने की प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया गया है और प्रभावी संचार के लिए छूटे गए विवरण के बारे में जागरूकता आवश्यक है। बताए क्या सही जवाब होगा? जी बिल्कुल, इस प्रश्न का सही जवाब है बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए NHEQF का फुल फॉर्म बता दो, एक आसान सा प्रश्न, NHEQF का फुल फॉर्म बता दो। देखो NIRF हो गया, कुछ फुल फॉर्म्स रिवाइज करके जाना, NIRF, AICTE, UGC का तो तुमको पता ही है, केयर हो गया, CBCS हो गया, और क्या हो गया, और कौन कौन से, NAC हो गया, है ना, और कौन सा फुल फॉर्म हो सकता है भैया, और बता दो। एक हमारा NHEQF हो गया, फिर इसके बाद स्वयं, स्वयं प्रभा, ये तो है ही, है ना। इन सबके क्या करिएगा, फुल फॉर्म याद करके जाइएगा, परख याद रखना, ठीक है, परख का फुल फॉर्म भी याद करके जाइएगा, रिवाइज करके जाइएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिटी फ्रेमवर्क। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है बाणभट्ट की जो एक रचना थी कादंबरी, ठीक है, ऐसी प्राचीन साहित्यिक कृति ने कितनी कलाओं के ज्ञान के रूप में अच्छी शिक्षा का वर्णन किया है। एंशियंट लिटरेरी वर्क सच एज बाणभट्ट कादंबरी डिस्क्राइब्ड गुड एजुकेशन एज नॉलेज ऑफ हाउ मेनी आर्ट्स। मतलब एक अच्छी शिक्षा की तुलना एक प्रकार से आप कह सकते हो कि एक अच्छी शिक्षा जो है उसको कितनी कलाओं का जो ज्ञान है उसके बराबर तौला है। अब आप सोचिए कि आप कितने पायस प्रोफेशन में हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं और उतने ही पायस प्रोफेशन में जाने वाले हैं।
शायद हम आप सभी जब और बड़े होंगे, अभी हम आप सभी को लगता है ये सब बहुत ही बकवास बात है, फालतू की बात है, लेकिन आप अभी भी सोसाइटी में अगर देखें तो अंकल जी आंटी जी वगैरह से, किधर हो जाऊँ मैं, हाँ यहाँ हो जाती हूँ, अब दिख रहा है, यस, अंकल जी आंटी जी वगैरह से अगर आप बात करेंगे, आप देखेंगे कि उनमें अभी भी टीचिंग के प्रोफेशन को लेकर के बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। आई एम नॉट सेइंग दिस जस्ट बिकॉज आई एम टीचिंग, बट आई एम सेइंग दिस क्योंकि आप भी एक फ्यूचर टीचर हो, राइट? आप भी प्रोफेसर बनोगे, आप भी टीचर बनोगे, आप भी टीच करोगे, है ना जी? तो एंशियंट इंडिया के समय से ही भारत में ज्ञान को, शिक्षा को बहुत ज्यादा पायस, बहुत ज्यादा पवित्र, एक बहुत बड़ा कर्म माना गया है। शिक्षा दान अपने आप में एक बहुत बड़ा दान है ना जी? चलिए, मुझे बहुत तो नहीं पता है, लेकिन हाँ, शिक्षा दान को भी, जो विद्या दान है, शिक्षा दान नहीं, माफ करिएगा, जो विद्या दान है उसे महादान में से एक माना गया है। जैसे गौदान वगैरह आई थिंक कई सारे और भी होते हैं, वैसे ही। ठीक है, बताइए तो कितने कलाओं के ज्ञान के बराबर एक अच्छी शिक्षा को बोला गया है? 64 कलाओं की का जो ज्ञान है उसके बराबर एक अच्छी शिक्षा होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बोल रहा है, आपको बताना है नेशनल इंपॉर्टेंस अमंग इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। अभी जो मैंने एक सेशन करवाया है, अगर आपने देख लिया है, तो वो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है, वो बहुत अलग चीज है, और इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जो है बच्चे, वो बहुत अलग चीज है। तो किसी दिन ये भी करेंगे कि जैसे IOE वाला सेशन करवा दिया है, वैसे ही इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस भी करवा देंगे। लेकिन अभी के लिए इस प्रश्न के जवाब को बताने के लिए इतनी बात याद रखिए कि IOE इज अ वेरी डिफरेंट थिंग एंड इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। अब आपको बताना है कि यहाँ 4 दी गई यूनिवर्सिटीज में से कौन सी यूनिवर्सिटी जो है उसे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा प्राप्त है। क्या वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, क्या वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, क्या वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, या फिर वो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गांधीनगर है? बताएं, 1 2 3 या फिर 4। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। बहुत सारे IITs, बहुत सारे एम्स वगैरह भी इस कैटेगरी के अंतर्गत हैं। और यहाँ पे मैं एक और बात बता दूं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है उसे IOE, क्योंकि यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम आप वहाँ से पढ़ी हैं इसलिए इस यूनिवर्सिटी का नाम ले रहे हैं। देखो, एक अटैचमेंट तो है, वो हमेशा रहेगी, वो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड है, वो हमेशा रहेगा। बट एनीवे, IOE का जो स्टेटस है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को मिला है, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का। बट इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की जब आप बात करोगे तो BHU का जो IIT है ना, IIT BHU है, उसको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस मिला हुआ है, BHU। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, Who among the following is accredited with the view that knowledge without character is a sin? ठीक है, तो इन 4 में से प्लेटो, जवाहरलाल नेहरू, सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर महात्मा गांधी, इनमें से किस एक व्यक्ति ने कहा कि भैया अगर आपका कैरेक्टर, अगर आपका चरित्र बढ़िया नहीं है तो जो ज्ञान है वो क्या है, चरित्र के बिना ज्ञान एक पाप है। ठीक है, ऐसा किसने माना? मतलब उस ज्ञान का कोई मतलब ही नहीं है अगर व्यक्ति जो है उसका चरित्र बढ़िया नहीं है तो। ऐसी बात कौन कहता है? क्या वो प्लेटो कहते हैं, या वो जवाहरलाल नेहरू, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या फिर MK गांधी? कौन कहता है? MK गांधी कहते हैं ऐसी बात। ठीक है, MK गांधी का कहना है भैया कि चरित्र के बिना जो ज्ञान है वो एक पाप है, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज अ सिन। तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, तुमसे एग्जाम में कभी भी कहीं भी, नॉट जस्ट पेपर 1 में, कहीं भी पूछा जा सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, The white paper on Indian education was announced a few days before the passing of Indian Universities Act in बताओ, व्हाइट पेपर ऑन इंडियन एजुकेशन जो है, जिसे कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट के आने के कुछ दिन पहले ही पारित किया गया था, पास किया गया था। ठीक है भैया, मान लिया ऐसा हुआ था, लेकिन हम क्वेश्चन पूछ रहा है कि ईयर तुम बताओ कि ऐसा कब हुआ था, साल तुम्हें बताना पड़ेगा। तो बताओ भाई किस साल ऐसा हुआ था?
बताओ जी, ऐसा कब हुआ था? 1904 में हुआ था, ठीक है ना, 1904 में हुआ था। और 1905 में बहुत ही इनफेमस बंगाल पार्टीशन होता है, कर्जन, है ना, के कारण। चलिए, कर्जन के कार्यकाल के समय पर। अब ये बड़ी ही अजीब प्रथा है, मतलब अपने तो जबान से ही नहीं निकलता, लॉर्ड बेंटेक, लॉर्ड कर्जन। हमारे देश पर 200 साल से ऊपर तुमने राज किया, कितने ही मतलब करोड़ों लोग भुखमरी से और अकाल से मरे, और तुम पूरा हमारे देश को लूट करके चले गए, और अब हम लॉर्ड बोले। अजीब लगता है यार, पता नहीं, मतलब सच थिंग्स आर वेरी वियर्ड। आई डोंट नो कि शायद मैं रीजनेबल साउंड नहीं कर रही हूँ, बट वही है ना कि जब एक थोड़ा सा देश की बात आती है तो फिर चीजें है। चल, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने जो एजुकेशन डिस्पैच था, वुड्स डिस्पैच था, राइट, वुड्स डिस्पैच ऑफ 1954 को ही मैग्ना कार्टा कहा गया ना इंडियन एजुकेशन सिस्टम का। तो किस एक व्यक्ति ने एजुकेशन डिस्पैच जो कि 1954 में आया था, उसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहा है अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ मिशन इन इंडिया में? ऐसे बाउंसर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बताइए। ऐसे बाउंसर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, आपको तुक्का लगाने का, अक्कड़ बक्कड़ करने का पूरी आजादी है, ठीक है। आप अक्कड़ बक्कड़ करना चाहें, जय माता दी करना चाहें, जो वो कह करके आप इस प्रश्न का जवाब देना चाहते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसलिए मैं हमेशा आपको एनकरेज करती हूँ कि आप मैक्स टू मैक्स क्या करिए, एक्यूरेसी जितना बनता है उन क्वेश्चंस में अपनी एक्यूरेसी मैक्स टू मैक्स रखिए, सो दैट इस तरीके के जो बाउंसर क्वेश्चंस हैं उनसे आप डील कर पाओ, उनके लिए एक स्पेस बना रहे और आपके कट ऑफ में भी कुछ दिक्कत आपको ना हो। चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब है जे रिक्चर, ठीक है। तो जे रिक्चर अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ मिशन इन इंडिया में जो एजुकेशन डिस्पैच है 1854 का, उसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहते हैं। अगला प्रश्न, ओहो हो, चलिए, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाला प्रश्न है, पढ़ लीजिए। स्टेटमेंट 1 कह रहा है, मैं यहाँ स्क्रीन में पढ़ देती हूँ आपके लिए, ठीक है, कि स्टेटमेंट 1 कह रहा है द इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वैल्यू एजुकेशन इन फरवरी 1990, 1990 के समय पर ये कमेटी गठित करी गई होगी, ठीक है, वैल्यू एजुकेशन पर, जो कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी थी। उसने 5 कोर, अब यहाँ पे क्योर लिखा हुआ है, क्योर नहीं है भैया जी, यहाँ पे क्या है, कोर, ठीक है। चलो, तो 5 कोर यूनिवर्सल वैल्यूज बताए, जो कि कहते हैं ट्रुथ, राइटिशियस कंडक्ट, पीस, लव एंड नॉन वायलेंस। स्टेटमेंट 2 कह रहा है their values या these values are derived from various source of Indian tradition and culture, ठीक है ना। तो आपने बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही, कौन सा स्टेटमेंट गलत। जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस लगाइए, कम से कम 50 क्वेश्चन, अर्धशतक हर क्लास में हमने मारनी है ना, 50 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। जब इतना समय लगा करके आए हो बच्चे, है ना, तो कम से कम 50 क्वेश्चन तो करके ही जाएंगे। चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब है बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मतलब कि जो कमेटी है वो फरवरी 1990 के टाइम पर पार्लियामेंट्री कमेटी के रूप में क्या करी गई थी, गठित करी गई थी। इसमें 5 कोर वैल्यूज थी, कौन कौन सी, सत्य, चलिए जी, ट्रुथ, राइटिशियस कंडक्ट, पीस, लव एंड नॉन वायलेंस, ठीक है ना। और ये सारी वैल्यूज कहां से ली गई थी, इंडियन ट्रेडिशन एंड कल्चर से ही डिराइव करी गई थी। अगला प्रश्न, चलिए, असर्शन रीजन वाला प्रश्न है। असर्शन कह रहा है एज पर नेशनल नॉलेज कमीशन रिपोर्ट द नंबर ऑफ इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया इज मोर देन 1500। एनकेसी की रिपोर्ट के हिसाब से
है ना जी। इंडिया में जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी संख्या 1500 से ऊपर है, बट देयर इज रीजनल इम्बैलेंस इन देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन दी कंट्री। मतलब कि हो सकता है कि किसी जगह पर बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, एक जगह पे एकदम मतलब मारा मारी हो रखी है, सड़क के इस तरफ भी एक इंस्टीट्यूट है, उस तरफ भी एक इंस्टीट्यूट है, और कुछ जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे 400-500 किलोमीटर के रेडियस में भी कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं है, ठीक है ना। रीजन में बताया जा रहा है मेजर रीजन फॉर दिस इज एंट्री ऑफ प्राइवेट एडेड एज वेल एज सेल्फ फाइनेंसिंग, ठीक है। बताइए बताइए जी। ठीक है, तो प्राइवेट फंडिंग वगैरह जो होती है उसके कारण क्या है, इस तरीके का जो एक गैप है वो क्रिएट हो गया है। अब आपको बताना है कि क्या असर्शन सही है, क्या केवल रीजन सही है, या ये दोनों सही हैं, या ये दोनों सही है, इनके बीच में कोई रीजन नहीं, कोई रिलेशन नहीं है, या फिर इनके बीच में कुछ रिलेशन भी है ना। चलिए, स्टेटमेंट पढ़ के ही समझ आ रहा है कि इस क्वेश्चन का जवाब या तो ए या बी हो सकता है, या 1 या 2। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन 1 है। दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है। एनकेसी की रिपोर्ट के हिसाब से भारत में भैया 1500 से ऊपर इंजीनियरिंग कॉलेज थे, लेकिन वहां पर क्या था, बहुत ज्यादा उसमें ज्योग्राफिकल डिफरेंस, मतलब एक रीजनल इम्बैलेंस था। किसी रीजन में किसी जगह पर बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट देखने मिलेंगे और वहीं दूसरे रीजन में बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट फंडिंग वगैरह है उसके कारण अब जहां जहां फंडिंग हो गई, जहां पे फंडिंग मिल रही है, जहां पे सारी सेटिंग व्यवस्था बैठ रही है, वहां पे इंस्टीट्यूट खोले गए, बाकी जगह नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न जी, अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर अ पार्ट ऑफ द एंशिएंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा की प्राचीन प्रणाली का हिस्सा था, ठीक है ना। वेद और ब्राह्मण्स, उपनिषद और धर्मसूत्र। कौन कौन से सोर्सेज जो थे वो क्या थे भैया, वो एजुकेशन का सोर्स हुआ करते थे एंशिएंट इंडिया में। अब अपन को मिल गया है चारों वाला ऑप्शन, तो बिल्कुल सही बात है, धर्मसूत्र, उपनिषद, ब्राह्मण और वेद। ये सारे के सारे क्या थे, ये सारे के सारे सोर्स ऑफ एजुकेशन थे, पार्ट थे किसके, नॉट सोर्स ऑफ बट पार्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन एजुकेशन थे, ठीक है। ये चारों के चारों। चलिए, अच्छा, अब जो चरक है, ठीक है, क्या है, जो चरक हैं उन्हें क्यों जाना जाता है, बताइए। महर्षि चरक को क्यों जाना जाता है, उनकी मेडिकल ट्रीटीज के लिए। उन्होंने क्या किया भैया, मेडिकल की लाइन में बहुत सारी बातें लिखी। इंडिया का जो एशियंट एजुकेशन सिस्टम था, आपको भी पता है, बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत एडवांस था। तो चरक ने क्या लिखा, चरक संहिता लिखी थी, बहुत ही फेमस, बहुत ही रेनाउंड मेडिकल ट्रीटीज, ठीक है। चलिए, और इसके लिए ही उन्हें जाना जाता है, चरक के द्वारा लिखी गई मेडिकल ट्रीटीज का क्या नाम था, चरक संहिता। चलिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्वयं पोर्टल पर स्व पुस्तक पाठ्यक्रमों के लिए मूक्स का राष्ट्रीय समन्वयक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ मूक फॉर सेल्फ पेस्ड कोर्सेज ऑन स्वयं पोर्टल, बताइए। बताइए जी। कौन है सेल्फ पेस्ड कोर्सेज का कौन सा कोऑर्डिनेटर, नेशनल कोऑर्डिनेटर AICTE, ठीक है ना, AICTE है, ठीक है। चलिए, AICTE का फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है ना। अभी नहीं, ये जो है बच्चे वो चैट सेक्शन है, यहाँ पे मत लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे AICTE का फुल फॉर्म लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगले प्रश्न पर आते हैं। आज का अगला और आखिरी प्रश्न,
ठीक है, टोटल आज हमने लगभग 50 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मिला करके 50 क्वेश्चन लगा लिए हैं। तो अब आपने बताना है कि 50 में से, अर्धशतक में से तुम्हारे कितने रन बने, तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, चले। तो स्टेटमेंट 1 कह रहा है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1952-53 आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्टेटमेंट 2 कह रहे हैं नेशनल नॉलेज कमीशन एनकेसी वॉज कंस्टिट्यूटेड इन द ईयर 2005। ठीक है, बताइए जी, बताइए। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है ना, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो है वो कब बनी थी भैया जी? इस कमीशन का गठन कब हुआ था? चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब होगा, पहले तो जवाब सुन लीजिए। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो एनकेसी का गठन तो 2005 में बिल्कुल पता है, सैम पित्रोदा, है ना जी। लेकिन इसके साथ ही साथ क्या है, जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है, जिसे हम राधा कृष्णन कमीशन भी कहते हैं, वो 48-49 के टाइम पे गठित करी गई थी, 52-53 के टाइम पर नहीं। 52-53 के टाइम पर तो लगभग बातें होने लगी थी किसकी? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की। ठीक है, चलिए। हाँ, तो भैया क्या है, बस आज के लिए इतना ही रखेंगे। और भी क्वेश्चन है लेकिन नहीं इन समंदर क्लास। अब उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सभी को ये सेशन बढ़िया लगा होगा। अगर आप सभी चाहें और अगर नहीं भी चाहें तो भी मैं चाहती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज अपने फीडबैक्स लेके कितने क्वेश्चन सही करें। यहाँ पे कोई तुम्हें जज नहीं करने वाला, कोई तुम्हें नहीं जानता। ठीक है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ, ना आपके चेहरे से ना आपके नाम से। आपने जो नाम यहाँ लिख दिया मैं वही मान लेती हूँ कि किसी का नाम अगर कुछ है तो वही है। ठीक है, अब वो आपका रियल नाम है नहीं है वो आप जानिए। ठीक है, तो मुझे जज करने से कुछ नहीं मिलने वाला और ना ही मैं जज करती हूँ, इसलिए सारे बच्चे जितनों ने भी आज के सेशन में क्वेश्चंस लगाए हैं लिख दीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन लगाए। ठीक है ना, वैसे हमने टोटल 50 क्वेश्चन लगाए हैं, तो पूरे 50 जो बच्चे लगा रहे हैं क्वेश्चन, उसमें से बता दीजिएगा कितने क्वेश्चन सही हुए। या आपने जितने क्वेश्चन लगाए, मैम 28 लगाए हैं, तो 28 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, ये भी कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि आपने अपना रिस्पॉन्स दिया। आपको सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं, है ना। और कोशिश करी जाएगी कि और होलिस्टिक तरीके से और बेहतर और शानदार तरीके से सेशंस आपके लिए कंडक्ट कराए जाए, जो कि हम बिल्कुल कराएंगे। इसके साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे बार बार पूछ रहे थे, मैम आप जो IOE वाला सेशन बार बार चिल्ला रहे हो कि मैंने करवा दिया है, वो कहाँ है? तो आप जैसे ही हमारे इस YouTube चैनल को खोलेंगे, सबसे पहले तो अगर सब्सक्राइब नहीं प्रेस किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर देना। ठीक है, क्या करना, हमारे एजुकेटर्स प्लस चैनल के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा। और जैसे ही आप वीडियोस वाले सेक्शन पर आएंगे, कहीं इधर उधर मत जाइएगा, जस्ट चैनल खोल के थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो वहां पर आपको 3rd-4th नंबर पर यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का क्लास दिख जाएगा। ठीक है ना, बहुत छोटी सी क्लास है लेकिन आपको दिख जाएगी, 5-6 दिन पहले की क्लास है, देख लीजिएगा। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, आपके एग्जाम में IOE से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, मैंने सारी चीज़ें इस क्लास के माध्यम से कवर कराई हैं। तो क्लास देखना, क्लास को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्ट्रा मैराथन वाली क्लासेस भी, जो बच्चे पहली बार क्लास देख रहे हैं, दूसरी बार देख रहे हैं, अल्ट्रा मैराथन वाली क्लासेस भी इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बढ़िया तरीके से अवेलेबल है। उन्हें थोड़ी सी स्पीड बढ़ा करके देख लीजिए। आई एम श्योर, आई बेट कि वो क्लासेस आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। चलिए, अभी के लिए दीजिए इजाज़त, मुलाकात करते हैं आपसे अगली क्लास में। जाने से पहले फिर से कह दूं एक बार कि अगर आपने अभी तक हमारे सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर जाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, देश की सेवा करते रहिए, मानवता की सेवा करते रहिए। हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। दिस इज संस्कृति जैन साइनिंग ऑफ, टेक केयर।